जय हिंद। मैं अनंत कुमार ज्ञान के दान पर आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार, जिसे कहते हैं मौलिक अधिकार, जो संविधान के भाग 3 में है। हम अगले पाठ में भाग 3 के आर्टिकल 12 और 13 देख चुके थे। ये हमारा मौलिक अधिकार क्या है, इसे किसे कहते हैं, ये सब हम देख चुके थे। हम अगले पाठ में बताए थे कि आपको हम समानता का अधिकार पढ़ाएंगे, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच है। आज हम शुरू करेंगे अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 से। तो अनुच्छेद 14 हमें क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग कभी कोर्ट में गए होंगे तो एक महिला के आंख पर पट्टी बांधा होता है और वो तराजू लेकर और तलवार लेकर खड़ी रहती है और कहती है, मैं अंधा हूँ, मुझे कुछ नहीं देखता है कि तुम राजा हो, महाराजा हो, कि प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, ऊंच हो, नीच हो, गरीब हो, अमीर हो, मुझे कुछ नहीं देखता है। अगर तुमने गलती किया है तो तुझे सजा मिलेगा। इसीलिए इस आर्टिकल का मतलब है कानून का समक्ष सब कोई समान है, कानून के आगे कोई भी बड़ा नहीं है। अगर तुमने गलती किए हो तो तुझे सजा मिलेगा। यह ब्रिटेन के संविधान में अपनाया गया है। ये विधि के शासन को दर्शाता है। यह नकारात्मक अवधारणा है। जैसे मान लीजिए कानून के समक्ष समानता, एक 5 साल का बच्चा और एक 20 साल का आदमी, क्या दोनों पर कानून समान लगता है? क्योंकि नहीं लगता है। 5 साल का बच्चा का बक्स में टिकट के पैसा आधा लगता है, हर जगह उसको छूट मिलता है, लेकिन 20 साल के व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो ये नकारात्मक अवधारणा है। जबकि कानून दूसरा है कानून का समान संरक्षण, यानी कानून को सब कोई को संरक्षण करना है। यह अमेरिका ने अपनाया गया है, यह अमेरिका के संविधान में अपनाया गया है। यह सकारात्मक अवधारणा है। अनुच्छेद 14 कहता है, देखिए ये सकारात्मक अवधारणा। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के आगे सब कोई समान है। कोई गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, अधिकारी हो, गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर कोई नहीं है। कानून के सब कोई नीचे है। ये विधि का जो विधि यानी कानून का समान संरक्षण है, वह इसलिए सकारात्मक अवधारणा कहते हैं इसे। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विधि के समान संरक्षण, जिसे विधि मतलब क्या होता है? कानून का समान संरक्षण, जो विधि लिखा गया है, लेकिन हम समझने के लिए कानून लिख दिए थे। विधि का समान संरक्षण का अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ कि मान लीजिए कि कोई 20 साल का आदमी हुआ और कोई 60 साल का बुजुर्ग हुआ, उनको पेंशन मिलता है कि नहीं? 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग को, और 20 साल के 30 साल के आदमी को नहीं मिलता है। तो अब वह सुप्रीम कोर्ट में चला जाए कि देखिए, आप कहते हैं कि कानून के आगे सब कोई बराबर है, तो मुझे पेंशन नहीं मिलता है, उस 60 साल के व्यक्ति को क्यों पेंशन मिलता है? तो देखिए, तो इसीलिए लाया गया कि कानून के सम्मान संरक्षण करना है। इस समाज में बैलेंस बनाने के लिए ये नियम लाया गया है कि वो बुजुर्ग हो गए हैं, इसीलिए उनको पेंशन मिलता है। मान लीजिए कोई लड़का लड़की भागकर शादी करते हैं और बाई चांस पकड़ा जाते हैं, तो लड़कियां को खूब, तो उनको घर वाले पकड़ते हैं तो खूब पहले पीटते हैं, और पीटने के बाद कहते हैं जाकर कोर्ट में कहना, ये मुझे बहला फुसला कर लेकर भागा है। क्या कहते हैं? ये बहला फुसला कर लेकर भागा है। और लड़कियां जाकर कोर्ट में क्या कहती है? जज साहब, ये मुझे बहला फुसला कर लेकर भागा है। जैसे कि वो बच्ची है, जैसे गाना है तुम बच्ची हो क्या, उसी तरह उसको बहला फुसला कर। कोई 5 साल का बच्ची है कि आओ चॉकलेट देते हैं, चलो मेरे साथ, कि कौआ कौआ करते करते लेके चलो, कौआ करते लेके चलिए, नहीं। लेकिन समाज में बैलेंस बनाने के लिए औरतों को बात माना जाता है कि हाँ चलो ये कह रही है तो सही है। लेकिन अगर वो सिद्ध होता है तो कि अगर बहला फुसला कर लेकर भागा है, वो कोर्ट का मैटर है, वो जज देखेंगे। लेकिन लड़कियों को वहां पर न दिया जाता है अगर लड़का लड़की भाग कर शादी करते हैं। इसीलिए आप कभी भी भाग कर शादी मत कीजिए। अगर पकड़े गए तो आप लड़के हैं तो आप ऊंचा जाइएगा। अब तो आप जान गए कि कानून के समक्ष सब कोई समान है। ये आर्टिकल 14 का कहना का अर्थ है कि कानून के आगे सब कोई समान है। कोई अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो, अगर वो गलती किया है तो उसे सजा मिलेगा। आप देखते ही होंगे कि कानून पर पट्टी बांधा रहता है कि वो कहता है कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता है कि तुम आगे कौन हो, गरीब हो, अमीर हो, कि राजा हो, कि प्रधानमंत्री हो, कि राष्ट्रपति हो, कि राज्यपाल हो, कि मुख्यमंत्री हो, मुझे कुछ नहीं दिखता। अगर तुमने गलती की हो तो छप से काट दूंगी, हाथ में तलवार लेते छप से काट दूंगी। देखिए, समानता के कुछ अपवादे भी हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी को मर्डर कर देते हैं तो उनको सजा नहीं सुनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो अभी आप कह रहे थे कि कानून के आगे सब कोई सम्मान है, तो ये राष्ट्रपति राज्यपाल को क्यों छूट मिल रहा है? तो देखिए, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अगर किसी को मर्डर कर देते हैं और 3 साल सरकार को खूब पैसा लगाकर अगर सजा भी सुनवा दिया गया, हाँ ये अपराधी है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के में किसी भी को सजा माफ करने की शक्ति है। आर्टिकल 71 के तहत किसी को सजा माफ करने की शक्ति है। तो मान लीजिए वो अपने पद पर कोई राष्ट्रपति है, उसे 3 साल की मेहनत कर सजा सुना दिया गया कि तुम अपराधी हो, तुझे दंड दिया जाता है, तो वो लिखेंगे मैं राष्ट्रपति अपने आप को माफ करता हूँ। 3 साल की सारा मेहनत वो 1 मिनट में माफ करने की।
और राज्यपाल को एक अनुच्छेद 126 के तहत उनको भी छूट मिलता है कि किसी भी अपराधी को वह माफ कर सकते हैं। तो उन पर जब होगा तो वो अपने आप को माफ कर लेंगे। इसीलिए संविधान में ये बहस चली और बहुत बहस चलने के बावजूद ये फैसला लिया गया कि ये जब तक पद पर रहेंगे अपने, जब तक ये पद पर रहेंगे, पद कितना साल का होते हैं, 5 साल की, जब तक अपने पद पर रहेंगे तब तक इन पर कोई भी कार्यवाही नहीं चलेगा। जब ये अपने पद से उतर जाएंगे यानी निष्कासित हो जाएंगे, उसके बाद इन पर कार्यवाही होगी और उसके बाद इन पर सजा सुनाई जाएगी। तब तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं बच सकता। देखिए कानून से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, पद तक है तब तक तो उनको ये आर्टिकल 71 के तहत अधिकार है और आर्टिकल 126 की तरह राज्यपाल को अधिकार है। कानून के आगे सब कोई समान है और वो गलती अगर आप किए हैं और कोर्ट में प्रमाणित कर देता है कि हाँ आपने गलती किए हैं तो आपको सजा मिलेगा। देखते हैं कानून कहता है कि मैं अंधा हूं, उस पर काला पट्टी बना रहता है, वो तलवार लेकर और तराजू लेकर खड़े रहते हैं। और अगर आप सिद्ध हो गया कि आप गलत हैं तो आपको सजा मिलेगा, और अगर सिद्ध नहीं हुआ कि आप गलत नहीं हैं तो आप मुक्त हैं, आप जो मर्जी कर सकते हैं। लेकिन सिद्ध हो जाने पर, प्रमाणित हो जाने पर आप बच नहीं सकते हैं। हाल ही में आप देखे होंगे हमारे देश के सबसे प्रसिद्ध माने जाने वाले एक्टर शाहरुख खान के बेटे को ही गिरफ्तार हुआ था, और बहुत नेताओं के भी बेटे को गिरफ्तार हुआ था, एक उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये सब होता है इसी कानून के तहत। इस कानून के आगे आप सब कोई बराबर है। आप किसी मंत्री या किसी एक्टर के बेटे हो, गलती किए हो तो चलो, अगर सिद्ध होता है तो तुमको सजा मिलेगा, नहीं होता है तुम छूट कर आ जाना। जब तक तुम पर सिद्ध नहीं होता कि तुम ये गलती किए हो तब तक तुम अपराधी नहीं हो। लेकिन तुम पर अपराध की केस लगा है, तुम पर अपराध की आरोप लगा है तो तुम्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पर तुम सिद्ध नहीं कर पाता है जो अपराध केवल कह देना थोड़ी कि मैं मुझने इसको मारा, जब तक कह देगा तब तक नहीं हो सकता है। अब हम आर्टिकल 15 देखेंगे। आर्टिकल 14 को समझ में आ ही गया होगा कि इस कानून के सब कोई समानता और कानून का समान संरक्षण है। तो कानून के आगे कोई भी बराबर नहीं है। थोड़ा बहुत डिसबैलेंस किया जाता है, जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा उत्थान दिया जाता है, जैसे कोई लड़का लड़की भाग कर शादी करता है। लेकिन भाई साहब आप लोग भाग कर शादी मत करिएगा। अगर पकड़ा गया तो लड़की को उसके घर वाले तो खूब पूछते हैं, पहले उसके पूछने के बाद उससे कहते हैं कि तू जाकर कोर्ट में कहना कि मुझे बहला फुसला कर लेकर भागा है। अगर आप नहीं पकड़े गए तो ठीक है, पकड़े गए तो बहुत दुर्दशा होगी, आपको बहुत पीटता है लोग, बहुत बिहार में तो इतना पीट देता है लोग कि आपके साथ पूछते भी नहीं सोचे कि भागने को। अब आर्टिकल 15 देखते हैं। अब हम अनुच्छेद 15 देखेंगे। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य यानी सरकार किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी धर्म को मान लीजिए, कोई धर्म का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि तुम इस धर्म के हो, तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो। तो किसी भी के धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। जैसे मान लीजिए जब हमारा देश गुलाम था उस समय कुछ हमारे देश के वंशजों ने अंग्रेजों को साथ दिया था, अंग्रेजों को पैसा दिया था, तो उसके आधार पर कि आज की उनकी जो पीढ़ियां है उनसे कहेंगे तुम उस वंश में तुमने उतना गलती किया है, तुम्हारे वंशजों ने, तो तुमसे मैं दुश्मनी करता हूं, तो आप नहीं कर सकते हो। किसी जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकता है राज्य। लिंग यानी महिला पुरुष के आधार पर आप भेदभाव या अदर जेंडर के आप आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मराठी में जाएंगे, महाराष्ट्र राज्य में, तो वहां कहता है तू बिहारी है, तू यूपी वाला है, इस आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कोई भी राज्य। और आप किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी दुकान में जाने से नहीं रोकेंगे, किसी भी सार्वजनिक भोजनालय में जाने से नहीं रोकेंगे, होटलों में जाने से नहीं रोकेंगे, सार्वजनिक मनोरंजन स्थानों पर कुएं पर पानी लेने से आप नहीं रोक सकते हैं। अगर किसी धर्म के आधार पर तुम इस धर्म के हो, तुम मेरे दुकान में नहीं आ सकते हो, तुम सार्वजनिक भोजनालय में नहीं आ सकते हो, तुम इस वंश के हो, तुम मेरे हो दुकान में नहीं आ सकते हो। तो अब ऐसा कोई भी व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, कोई राज्य भी आपसे नहीं कर सकता है कि तुम इस जाति के हो, तुम महिला हो, तुम नहीं आ सकती हो, तुम पुरुष हो, तुम नहीं आ सकते हो, तुम बिहारी हो, मेरे दुकान में नहीं आ सकते हो। तो इसके आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कहा गया है राज्य को कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन महिला तो है, तो उसके आप हेवी जैसे भारी वर्क होता है और महिला कोई जाने चाहे तो उसमें आप नहीं जाने दे सकते हैं, राज्य नहीं जाने दे सकता है। उसमें तो पॉजिटिव के लिए हो रहा है। अब कोई कहे कि लिंग के आधार पर तुम मुझसे मेरे साथ भेदभाव कर रहे हो, तो नहीं, वहां पर जाने पर महिलाओं को खतरा है और महिला जाने चाहे और राज्य रुके तो क्या वो लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है? नहीं, वो पॉजिटिव के लिए कर रहा है, ना कि निगेटिव के। निगेटिव के वो करता तो वो भेदभाव कहा जाता है। जैसे बच्चों के लिए भी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अब कहोगे कि बड़े को भी निःशुल्क शिक्षा, तो राज्य कहा गया है इस आर्टिकल 15 में कि महिलाओं एवं बच्चों के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष व्यवस्था
कर सकती है। सरकार को कमजोर वर्ग के नागरिकों के उत्थान के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकता है। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है इतना ही बात कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थल 5 के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यही है आर्टिकल 15, यानी समाज में समानता बनाए रखें। और आर्टिकल 15 है आरक्षण में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, वो आर्टिकल हम 16 में देखेंगे। आर्टिकल 16 में बताया गया है कि सरकार किसी को भी सरकारी भर्ती में धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सबको अवसर दिया जाएगा। और आपको कहीं भी सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर या जन्म स्थान या निवास के आधार पर आपको अगर भेदभाव करता है सरकार, तो यह आपके मूल अधिकार को हनन करता है। आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कोई भी आपको अगर कोई भी नौकरी लेना है और कोई कहता है कि तुम इस धर्म के हो, सरकार कहता है तुम इस धर्म के हो, तुम इस नौकरी के लिए अयोग्य हो, तो आप नहीं कर सकता है। आप योग्य हैं। आपको धर्म मायने नहीं रखता है कि आप किस धर्म के हैं, किस वंश के हैं, आप किस जाति के हैं, आप किस लिंग के हैं, आप किस जन्म स्थान आपका कहाँ है। आप कहीं के भी हो, आप देश में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर आ जाती है बात कि आप बिहार के जैसे हैं और आप महाराष्ट्र में नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको वहाँ के छूट जैसा आप चाहेंगे तो नहीं मिल सकता। लेकिन आपको नौकरी लेने से, सरकारी नौकरी या लेने से आपको इनकार नहीं कर सकता है। निजी व्यक्ति कर सकता है। किसी को निजी ही कंपनी है, अब छोटा मोटा कंपनी है, अब उसमें वह कर सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर नहीं कर सकता कि तुम इस धर्म के हो। जाति के आधार पर भी वो भी नहीं कर सकता है। लिंग के आधार पर तुम महिला हो पुरुष, इसके आधार पर आप वो यह नहीं कर सकते। जैसे महिला लिंग है, महिलाओं को, अब तुम महिला हो, अब तुमको सरकारी नौकरी ही नहीं मिलेगा, तो क्या महिलाओं को इस समानता का अधिकार हुआ? आर्टिकल 14 से 18 समानता की ही तो अधिकार बांट रहे हैं। तो क्या ये समानता हुआ कि महिला पुरुष में तो भेदभाव होने लगा? इसीलिए किसी महिला को, अब कोई बिहारी है तो बिहारी है, तुझे नौकरी नहीं मिलेगा, तुझे कार्य नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि यदि कोई सरकार चाहे तो संसद द्वारा कानून बनाकर कुछ राज्यों के या कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 16 का विरोध नहीं है। अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ क्षेत्र, जैसे जहाँ पिछड़ा क्षेत्र है, उनको कुछ विशेष प्रावधान कर आगे बढ़ाया जा सकता है। आरक्षण, देखिए यहीं से आती है आरक्षण, यही आर्टिकल 16 से मिलती है। जिनको आरक्षण मिलता है वह चाहते हैं कि आरक्षण खत्म ना हो, जिनको आरक्षण नहीं मिलता है वह चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, लेकिन आरक्षण खत्म नहीं हो। क्यों नहीं खत्म हुआ? देखिए जैसे समाज में ऐसे भी लोग हैं, तो जो ये लोग हैं, ये तो ऊपर के लोग हैं जो बढ़ चुके हैं, जिनको ये है, इनको आरक्षण देकर सरकार को आगे बढ़ाना है, पुश करना है कि इस समाज के इस लेवल पर है। जो बढ़ रहा है वो तो बढ़ने दिया जाए, लेकिन ये जो नीचे है उनको आरक्षण देकर आगे बढ़ाना है। तो पहले जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको ज्यादा शोषित किया गया, इसीलिए जाति के आधार पर आरक्षण दी जाती है, जाति के आधार बनाया जाता है। लेकिन आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता, 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिकल 16 में लिखा गया है कि आर्टिकल संशोधन कर ही लिखा गया है कि 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। संपन्न वर्ग को भी आरक्षण नहीं मिल सकता है। आरक्षण समानता का विरोध नहीं है। क्यों नहीं है? जो पिछड़े हैं, जो बहुत पिछड़े लोग हैं, जिनको बहुत शोषित किया, उनको पुश कर उनको आरक्षण देकर समाज को एक बैलेंस बनाना है, इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। अगर आरक्षण गलत होता तो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी मूल अधिकार को हनन करता है तो उस सीमा तक अवैध हो जाएगा जिस सीमा तक वह मूल अधिकार को हनन करता है। तो यह आर्टिकल समानता के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सरकार को यह शक्ति है कि जहाँ कमजोर, सरकार को शक्ति दिया गया है जहाँ कमजोर वर्ग के लोग हैं या कमजोर क्षेत्र है, कोई गांव ही है राज्य में वो बहुत ही पिछड़ा है, उसको आरक्षण देकर उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे समाज में एक बैलेंस बना रहे। नहीं तो इसके इतने होने के बावजूद भी हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जब जीताराम मांझी थे तो एक मंदिर में पूजा करने गए थे, तो मंदिर में पूजा करने के बाद जब वापस गए तो उस मंदिर को धो दिया गया। तो जाति के आधार पर आज भी भेदभाव होता है। वो मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री को भी अगर मंदिर में चले गए, वो जाति जानते हैं, दलित जाति से आते हैं, हमारे जीताराम मांझी बिहार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो आरक्षण समानता का विरोध नहीं करता है। आरक्षण कभी खत्म भी नहीं हो सकता है 2050 तक। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे वो 2030 तक ले चल गए हैं कि 2030 तक आरक्षण रहेगा। वो जब उस समय कोई प्रधानमंत्री होगा तो संशोधन कर और आगे बढ़ाते जाएगा, इस तरह वो आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन आरक्षण, आप समझिए, आरक्षण किसको मिलता है? पिछड़े वर्ग को मिलता है। आप तो आगे हैं, तो आपको आज जो आगे हैं, लेकिन वो कोई बात मानता नहीं है।
हम कहें ना कहें, संविधान कहे, हाई कोर्ट कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, किसी को कोई बात नहीं मानता है, उसको विरुद्ध करना है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिनको नहीं मिलता है, जिनको मिलता है वो उनका कहना है कि आरक्षण होना चाहिए। लेकिन आरक्षण जाति और खत्म हो जाए तो आरक्षण भी खत्म हो सकता है, क्योंकि आरक्षण के लिए जाति का आधार बनाया जाता है। तो जाति को खत्म कर दो, आरक्षण आज ही खत्म हो जाएगा, तो जाति भी रहना चाहिए और आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसा अभी नहीं हो सकता है हाल फिलहाल 2050 तक। अब हम आर्टिकल 17 पढ़ेंगे। आर्टिकल आपको सूरा आसानी से समझ में आ ही गया होगा कि कोई भी आपको सरकारी नौकरी हो, चाहे रोजगार के लिए धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है कि आप तुम इस जाति को हो, तुझे नौकरी नहीं मिलेगा, तुझे काम नहीं मिलेगा। इसके आधार पर यही है आर्टिकल 16 के है। लेकिन जो कमजोर वर्ग के हैं उनको आरक्षण दिया जाता है। ये समानता के विरुद्ध नहीं है, ये आर्टिकल 16 का विरुद्ध नहीं है। आर्टिकल 17 का होता है अस्पृश्यता का अंत। ये क्या है? अस्पृश्यता का अंत एक दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है? देखिए, अस्पृश्यता का मतलब ये होता है कि आप किसी को जाति के आधार पर अपमान सूचक बात नहीं कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थान पर जाने से नहीं रोक सकते हैं, नाई द्वारा बाल काटने से नहीं रोका जा सकता है। उस समय तो कुआं में अगर पानी भरा जाता था तो छोटे जाति को कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे थे कि किसी के जाति के आधार पर या किसी के साथ अपमान सूचक बात, किसी को बाल काटने से नाई द्वारा इनकार या कहीं वाहन में बैठने से इनकार, यही है। यानी भेदभाव किसी के साथ आपको नहीं करना है। अगर ये आप करते हैं तो एक ये दंडनीय अपराध है। इसके लिए कानून भी बना है जो 1955 में बना था, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जिसका नाम बदलकर 1976 में नाम बदल दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 हो गया है। यह एक दंडनीय अपराध है। अगर आप देखिए, अगर आप गलत करते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, जैसे गांव में तो बहुत ज्यादा होते हैं, गांव में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन शहर में अब थोड़ा कंट्रोल हो गया है। अब वहां पर इतना जाति के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। लेकिन गांव में आज भी देखते हैं, तो इस जाति के है तू नीचे बैठ, तेरी अपमान सूचक बात, उसको कुछ भी कह देना, उसका सब। देखिए, हर इंसान को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये हम आगे के अनुच्छेद में आर्टिकल में पढ़ेंगे कि हर इंसान को अपनी गरिमा से जीने का इस देश में अधिकार है। वो आर्टिकल 19-21 में पढ़ेंगे, 19 से 21 में इसी तरह है। जो आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अस्पृश्यता का अंत का एक दंडनीय अपराध है। आप उस किसी के साथ अगर अपमान सूचक बात कहते हैं जाति के आधार पर, या वाहन में बैठने से इनकार करा देते हैं कि तुम इस जाति को तुम नहीं बैठ सकते हो। अगर कुआं में पानी, उस समय तो कुआं था, तो अगर कुआं में पानी भरने से इनकार, उस समय देखते हैं पहले के पुराने फिल्म की, कुआं में इस जाति का है तो कुआं में पानी भर दिया, कुआं अशुद्ध हो गया, ये हो गया, ये सब नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 17 अगर आप करते हैं तो आपको दंड मिल सकता है। यही है, इसके आधार पर आपको दंड दिया जा सकता है। लेकिन देखिए, अब मान लीजिए किसी को बीमारी है छुआछूत की है, और 10-5 लोग आप बैठे हुए हैं और कोई कोरोना का मरीज आ जाए और तुम कहने लगे हटो 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 हटो, अब वो कहेगा तुमने तो मुझको हटाया, अब मैं चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहूंगा सुप्रीम कोर्ट तू तो बड़ा मौलिक अधिकार का रक्षक बनता है, इसने मुझको कहा कि मुझे कोरोना है और यह मुझको बैठने नहीं दे रहा था अपना पास। तो सुप्रीम कोर्ट का सुन बबुआ, तुझे गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो उसे भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अगर तुझे बीमारी है छुआछूत की तो तुम उसके पास नहीं बैठ सकते हो। वो तुम्हें अब कह सकता है कि तुम हटो मेरे साथ, मेरे पास नहीं बैठ सकते हो, क्योंकि उसको भी तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तुझको भी है। तो दोनों, अगर किसी को बीमारी है और आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप नहीं रह सकते हैं। लेकिन इस सब जाति के आधार पर आप उसके साथ अपमान सूचक बात नहीं कर सकते हैं, उसको अपने पास बैठने से इनकार नहीं करा सकते हैं कि तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हैं तो एक दंडनीय अपराध है। अगर ये प्रमाणित हो जाता है तो आपको दंड दिया जाएगा। वही बात हुआ कि अगर प्रमाणित हुआ तो आपको दंड मिलेगा, नहीं प्रमाणित हुआ तो आप बेखौफ घूम सकते हैं। अब आर्टिकल 18 बचा हुआ है, उसके बाद हमारा समानता का अधिकार खत्म हो जाएगा 14 से 18। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में शायद नहीं देख सकते हैं। आर्टिकल 18 ये बहुत ही विवादित आर्टिकल है और बहुत ही मस्त और अच्छा आर्टिकल है, जिससे हमारा समानता बने रहे। इसमें कहा गया है कि राज्य किसी को भी उपाधि नहीं दे सकता है। उपाधि, जैसे आप सुने होंगे कि हमारा देश जब गुलाम था या राजतंत्र था, उस समय उपाधियां होती थी, बहादुर, राय बहादुर, राज साहब, महाराजा, ये सब उपाधियां। ये सब उपाधि किसी भी राज्य नहीं दे सकता है, किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकता है। और आप अगर विदेश में हैं और आप उपाधि लेकर भारत आना चाहते हैं तो आप उपाधि नहीं ले सकते हैं, किसी भी विदेशी उपाधि को। और लेना चाहते हैं आप अगर, तो राष्ट्रपति की अनुमति से आप विदेशी उपाधि ले सकते हैं। जैसे हमारे एक नेता हुए हैं भारत के प्रधानमंत्री, वो भी पाकिस्तान से उनको
क्या मिली थी? उपाधि मिली थी और वो लिए थे राष्ट्रपति के अनुमति से। उपाधियां का अंत है। अब आप प्रश्न उठता है उपाधि नेशनल जो अवार्ड मिलता है जैसे पद्मश्री हुआ, भारत रत्न हुआ, पद्म विभूषण हुआ, पद ये सब ले सकते हैं कि नहीं? ये भी तो उपाधि हुआ। तो ये उपाधि नहीं है, ये एक अवार्ड है जो दिया जाता है जो व्यक्ति देश के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो तो। और मान लीजिए किसी को भारत रत्न मिल गया, भारत रत्न मिल गया, वो अपने नाम के आगे लगाने सर नेम की तरह आप किसी भी अवार्ड को नहीं लगा सकते। जैसे मैं भारत रत्न फलाना आप नहीं लगा सकते हैं। आप अवार्ड नेशनल अवार्ड को आप अपने सर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। आप करेंगे तो आपसे वह छीन लिया जाएगा, यानी ले लिया जाएगा, आपको वापस करना होगा। आप किसी भी अवार्ड को आप जैसे पद्मश्री किसी को मिल गया, पद्मश्री फलाना, पद्म विभूषण फलाना, पद विभूषण फलाना, ये आप नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी अवार्ड को अपने नाम के आगे सर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपसे वह ले लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। तो इस आर्टिकल 18 का अर्थ कहने का है कि राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं दे सकता है। राज्य किसी भी नागरिक को उपाधि नहीं दे सकता है। इससे हमारे देश में समानता बने रहे, यानी कोई उच्च अपने आप को ना समझे, कोई नीच ना समझे, सब कोई बराबर है। इसीलिए समानता का अधिकार है इस देश में। लेकिन एजुकेशन, अब यहाँ पर विवाद आता है। कोई प्रोफेसर डाइसी, जैसे प्रोफेसर ये, प्रोफेसर वो, चाहे डॉक्टर फलाना, डॉक्टर चिलाना, अपने नाम क्या कहते हैं, वो लगा सकते हैं कि नहीं? वो लगा सकते हैं। एजुकेशन वाले व्यक्ति अपने अगर एजुकेशन से उनको मिला है तो लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर किया है तो डॉक्टर शान से लगाता है डॉक्टर ये, वो लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनत, और हर कोई कर सकता है। अगर देश का हर नागरिक को कर सकता है अगर उतना अपने मेहनत कर एजुकेशन हासिल कर अपना नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। लेकिन उपाधियां तो किसी किसी को मिलती है नेशनल अवार्ड, वो अपने नाम के आगे सर नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर जैसे प्रोफेसर चीज कर सकते हैं। जैसे सेना में रैंक भी मिलता है, सिपाही ये वो सब मिलता है, सिपाही दरोगा ये सब लगा सकते हैं, लेकिन उपाधि राज्य नहीं दे सकती है। नेशनल अवार्ड अगर आपको मिलता है तो आप अपने सर नेम की तरह ये यूज नहीं कर सकते हैं। यहीं पर हमारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 खत्म हुआ। एक बार हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमारा ये खत्म हुआ। आर्टिकल 14 है कि कानून के आगे सब कोई समान है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। आर्टिकल 15 है कि धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। आर्टिकल 16 है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर आपको कोई भी नौकरी से कोई भी आपको अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, कोई भी आपको जाति के आधार पर छोटा नीचा अपमान सूचक बात नहीं कह सकता है। आर्टिकल 18 है कि राज्य आपको उपाधि नहीं दे सकता है। इतनी ही है हमारा समानता का अधिकार, जो हम विस्तार में भी देख लिए थे और संक्षिप्त में भी देख लिए कि क्या क्या है। अब हम स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक, वो हम देखेंगे अगले पाठ में। आप लोगों से फिर एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ मांगता हूँ, आप देने की क्या कीजिएगा कि आप शराब, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें, यह जानलेवा है, इससे आपका जान जा सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने फैमिली में शेयर कीजिए कि ये मूल अधिकार हमारा ये है, फिर इसका हनन होता है। आप इस देश का जिम्मेदार नागरिक बनना चाहते हैं तो हमारा मूल अधिकार पढ़ना आपका कर्तव्य है। उसके बाद हम एक बहुत ही भयावह चीज लाएंगे, कैंसर। कैंसर से हमारे देश में ना जाने कितने का रोज मौत होते हैं, क्या है कैंसर, कैसे बचा जा सकता है कैंसर से, इस ऊपर हम एक वीडियो बहुत जल्द फरवरी में लाने वाले हैं। बहुत इस पर पूरा एकदम रिसर्च हो रहा है, कैंसर कैसे होता है। बिहार में बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, सरकार को कौन सी कदम उठानी चाहिए कि हमारे राज्य में, बिहार में कैंसर ना हो। इस सब पर बात होगी हमारे फरवरी में, पहले ही वीक में होगी या दूसरे वीक में हो जाएगी। आप लोगों हमारी वीडियो यहाँ तक देखे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ऊर्जा बनाए रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।